आप देख रहे हैं आपका बाजार मार्केट्स पे वही नजर डाल लेते हैं किस तरह का रुझान देखने को मिला, क्योंकि बाजार मोर और लेस 9353 के लेवल्स के आसपास ये भी कामकाज कर रहा है। डे हाई के आसपास ही है। जो बाजार की तेजी है वो जारी है। एक डिप जरूर लिया लेकिन फिर भी आधा फीसदी ऊपर अभी बाजार कामकाज करते हुए। चलिए अब बातचीत करते हैं एक मैनेजमेंट से। IPO जिसका खुला है, यानी कि एस चांद का IPO खुला, उसी की मैनेजमेंट हमारे साथ मौजूद है बातचीत करने के लिए। मिस्टर हिमांशु गुप्ता हैं, MD एस चांद के। मिस्टर गुप्ता नमस्कार, स्वागत है कार्यक्रम में। IPO आज से आपका खुला है और कंपनी एक्सपेंशन के लिए स्पेशली या फिर डेट को ईज आउट करने के लिए कंपनी इस रकम का इस्तेमाल कर रही है। कुछ डिटेल्स अगर आप शेयर कर पाएं कंपनी के IPO से रिलेटेड। जी, सो टोटल IPO 325 करोड़ का है फ्रेश इशू, और जो OFS है वो 6 मिलियन शेयर है, जिसकी वैल्यू अबव अगर आप 670 के प्राइस बैंड पे देखेंगे तो टोटल IPO का साइज अराउंड 728 करोड़ रुपीस का होगा। इसके अंदर से जो फ्रेश इशू है इसमें से 255 करोड़ रुपए कंपनी जो है डेट रीपेमेंट में करेगी, जिससे कंपनी का डेट अप्रोक्सीमेटली 75% कम हो जाएगा, और कुछ पैसा जनरल कॉर्पोरेट पर्पस और कुछ पैसा जो है IPO एक्सपेंसेस के लिए कंपनी यूज करेगी। राइट सर, आपसे ये भी जानना चाहेंगे कि इस IPO के बाद और OFS के जरिए भी कुछ शेयर होल्डिंग पैटर्न में भी चेंजेस आएंगे? जी, शेयर होल्डिंग पैटर्न में चेंज आएंगे। जो हमारे इन्वेस्टर्स हैं, एवरस्टोन का शेयर, एवरस्टोन के अंदर जो उन्होंने 16% का उन्होंने अपना सेल किया है OFS के अंदर, और कुछ प्री IPO भी किया है उन्होंने, तो टोटल शेयर अप्रॉक्सीमेटली 9% होगा एवरस्टोन का, प्लस अराउंड 47% स्टेक जो होगा प्रमोटर्स का रहेगा आफ्टर द IPO, और टोटल उसके अंदर IFC का शेयर भी अराउंड अप्रॉक्सीमेटली 7.5 से 8% के करीब होगा। जी सर, कंपनी जिस बिजनेस में है एजुकेशन स्पेस में, किस तरह के मार्जिन वहाँ पे देख रही है, क्योंकि कंपनी का मेजरली काम एक्सपोर्ट में भी आता है, एक्सपोर्ट कारोबार के अंदर भी है, और हायर जो एजुकेशन है उसके लिए भी कंपनी स्टफ प्रोवाइड कराती है। इस बिजनेस में किस तरह के मार्जिन कंपनी एंजॉय करती है, और दूसरा किस तरह की सिचुएशन है अभी जो इकोनॉमिक जो सिनेरियो है सेक्टर को लेकर, वो किस तरह का है? जी, तो कंपनी जो है मेनली कंपनी का 3/4 बिजनेस जो है, अराउंड 75% बिजनेस जो है वो स्कूल का है। स्कूल के बुक्स के अंदर कंपनी का मेजॉरिटी बिजनेस है। अराउंड 22% का बिजनेस जो है कंपनी का हायर एजुकेशन का है, और 3% का छोटा सा बिजनेस अर्ली लर्निंग का है। कंपनी का 97% से ज़्यादा बिजनेस जो है डोमेस्टिक है। ओनली 3% का छोटा सा बिजनेस जो है कंपनी का एक्सपोर्ट का है, वो भी एक्सपोर्ट मिडल ईस्ट के कई स्कूलों के पास CBSE की किताबें लगती हैं। जो कंपनी का ऑर्गेनिक ग्रोथ है, अराउंड 20% के करीब कंपनी ऑर्गेनिक ग्रोथ कर रही है। और जो K-12 का सेगमेंट है, हमने 3 एक्विजिशन उसमें की है। लास्ट एक्विजिशन छाया प्रकाशनी की हमने दिसंबर के अंदर, वेस्ट बंगाल का एक रीजनल पब्लिशर है उसको किया था। उसको इंक्लूड करें तो 57% का कंपाउंडेड हमने एनुअल ग्रोथ रेट लास्ट FY12 से लेकर FY16 में किया है। और हम टेस्ट प्रेप सेगमेंट में कंपनी 15% ग्रो कर रही है। कंपनी का मानना है कि कंपनी जो है आगे चल के इसके अंदर और अच्छा काम करेगी, और जो अपना EBITDA मार्जिन है कंपनी का वो एज ऑफ नाउ 26.4% है, इंक्लूडिंग द न्यू एक्विजिशन जो कंपनी ने की है। और जहाँ तक आपका दूसरा सवाल है कि एजुकेशन का बिजनेस, तो मैं मानता हूँ कि एजुकेशन का जो बिजनेस है वो मीडियम और लॉन्ग टर्म के एंगल से इन्वेस्टर्स को देखना चाहिए, क्योंकि मीडियम और लॉन्ग टर्म के अंदर जो है कंपनी का एजुकेशन का सेक्टर है, शॉर्ट टर्म में सिर्फ नहीं इसको देखना चाहिए। राइट मिस्टर गुप्ता, काफ़ी स्ट्रॉन्ग प्रेजेंस है एस चांद की, खासतौर पर CBSE और ICF रिलेटेड बुक्स को लेते हुए। अगर देखा जाए तो पिछले कुछ महीनों में हमने ये भी देखा है कि CBSE की तरफ से कुछ सर्कुलर्स लगाए गए थे, जिसमें CBSE स्कूल्स को सिर्फ NCERT की बुक्स यूज़ करने के लिए कुछ एडवाइजरी दी जाई थी। तो इसकी वजह से कुछ रिस्क्स देख सकते हैं हम आगे जाते हुए? इसके अंदर जो हमारी नॉलेज है, CBSE ने ऐसा कोई भी सर्कुलर इशू नहीं किया है जिसके अंदर स्कूलों को बोला गया है कि किताबें मैंडेटरी स्कूल जो है सिर्फ NCERT की यूज़ करें। स्कूल्स का जो CBSE का बाय लॉज है वो क्लियरली बोलता है कि स्कूल्स को प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक यूज़ करने में स्कूल को कोई तकलीफ नहीं है। स्कूल सिर्फ वेरीफाई करे कि उसका कंटेंट वगैरह बाकी सब चीज़ें ठीक है, तो स्कूल प्राइवेट पब्लिशर्स की बुक यूज़ कर सकता है। जी सर, अब 2 सवाल हैं। पहला तो क्या कंपनी किसी गवर्नमेंट ऑर्डर्स को केटर करती है? अगर केटर करती है तो किस तरह के मार्जिन वहाँ पे मिलते हैं, क्योंकि वहाँ पे पेमेंट को भी लेकर भी डिले आता है, तो ये एक बड़ा ट्रबल रहता है उस पूरे स्पेस में। दूसरा, क्या क्योंकि पिछले 9 महीने के अगर नंबर्स उठा के देखें तो कंपनी की प्रॉफिटेबिलिटी काफ़ी ज़्यादा हिट हुई है वहाँ पर कंपेरेटिवली पिछले कुछ सालों के, इसको कंपनी कैसे मिटिगेट कर रही है? जहाँ तक गवर्नमेंट ऑर्डर्स की बात है, कंपनी कुछ गवर्नमेंट ऑर्डर्स ज़्यादा नहीं उठाती है। गवर्नमेंट का बिजनेस कंपनी का डायरेक्टली मैं समझता हूँ कि 1 या 2% भी नहीं होगा टोटल बिजनेस का। मेनली जो बिजनेस है कंपनी का वो डायरेक्ट
प्राइवेट स्कूल से है, जो कंपनी अपने चैनल पार्टनर्स के थ्रू, हमारे अराउंड 5600 चैनल पार्टनर्स हैं ऑल ओवर इंडिया और 52 ऑफिसेज हैं हमारे, उसके थ्रू कंपनी डिस्ट्रीब्यूट करती है सारे चैनल पार्टनर्स के थ्रू। और आपका जो सेकंड सवाल था, कैन यू रिपीट द सेकंड क्वेश्चन अगेन प्लीज? पिछले 9 महीने के अगर नंबर्स देखिए तो उसमें थोड़ा सा प्रेशर देखने को मिला कंपनी के नंबर्स के अंदर कंपैरेटिवली पिछले कुछ सालों के। इसको कैसे कंपनी मिटिगेट कर रही है? जी, तो कंपनी का बेसिकली अगर आप देखें तो 80% के करीब बिजनेस जो है कंपनी का वो लास्ट क्वार्टर में, Q4 जो जनवरी, फरवरी, मार्च का क्वार्टर है उसके अंदर होता है। और ये कंपनी का हर साल से हो रहा है, ये सिर्फ इस साल के लिए नहीं, कंपनी का पिछले कई सालों से, क्योंकि जो एकेडमिक सेशन है CBSE और ICSE स्कूलों का वो नॉर्मली अप्रैल में चालू होता है, तो बच्चे जो है फरवरी और मार्च में किताब खरीदते हैं, तो मैक्सिमम डिमांड और ऑर्डर्स भी फरवरी मार्च में ही आता है, जनवरी फरवरी मार्च में, तो अराउंड 80% बिजनेस वहाँ पर है। तो जो आप लॉस देख रहे हैं वो 9 मंथ्स का है, बिकॉज कंपनी का अराउंड ओनली 20-22% बिजनेस जो है वो 9 मंथ्स में होता है। अराउंड 80% बिजनेस जो है कंपनी का वो 3 मंथ्स के अंदर होता है, तो उसी के अंदर आपको जो है कंपनी का मेजर प्रॉफिट्स आते हैं। उससे पहले क्योंकि कंपनी के फिक्स एक्सपेंसेस रहते हैं तो वहाँ पर कंपनी को आपको लॉसेस दिखते हैं, और ये पिछले सालों में भी है। और अगर पिछले साल का आप एबिडा देखेंगे, जो हमने नई एक्विजिशन की है उसको इंक्लूड करके, अराउंड कंपनी ने 176 करोड़ का एबिडा कमाया था पिछले साल FY16 में, जो कि 26.4% है। राइट मिस्टर गुप्ता, जस्ट वन लास्ट क्वेश्चन टू यू। अभी FY18 को अगर देखा जाए तो ग्रोथ आउटलुक आपको कैसा लग रहा है? खासतौर पर अभी तक हमने देखा है मैक्सिमम रेवेन्यूज जो है वो K-12 सेगमेंट से अभी आते हैं, तो आगे जाते हुए भी क्या यहीं पर फोकस रहेगा या फिर कुछ और एक्विजिशंस की तरफ कंपनी बढ़ेगी? देखिए, जहाँ तक एक्विजिशंस की बात है, कंपनी ने लास्ट 4-4.5 साल में 3 एक्विजिशंस, मेजर एक्विजिशंस की हैं, विकास, मधुबन, सरस्वती और छाया प्रकाशनी के, जैसे मैंने बोला। और कंपनी हमेशा अच्छे एक्विजिशंस की तरफ देखती रहती है। जब भी वो एक्विजिशन कंपनी को लगेगा कि उसको स्ट्रेटेजिक फिट है, फाइनेंशियल फिट है, तो कंपनी जरूर उसकी तरफ देखेगी। और जहाँ तक कंपनी का ग्रोथ है, कंपनी पहले भी अच्छा ग्रोथ कर रही थी, और हमारा मानना है कि आगे चलते हुए हमारी कोशिश रहेगी, हमारा एंडेवर रहेगा कि हम अच्छी ग्रोथ आगे भी करें। चलिए, बहुत बहुत शुक्रिया मिस्टर गुप्ता अपना समय हमें देने के लिए, और शुभकामनाएं आपको आपके IPO के लिए। उम्मीद है जल्दी ही इसमें सब्सक्रिप्शन फिगर भी पूरा होता हुआ दिखाई पड़ेगा। आपसे दोबारा मुलाकात करेंगे जैसे सब्सक्रिप्शन फिगर पूरा होगा। लेकिन बहुत बहुत शुक्रिया अपना समय हमें देने के लिए और हमसे बातचीत करने के लिए। राजेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया, और लोकेश, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया दर्शकों के सवालों के जवाब देने के लिए, हमारे साथ मौजूद रहने के लिए।